हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम आप सबके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल मूवी लेके आए हैं जो हम सबको जीवन का असली मतलब समझाती है। और मुझे लगता है कि सभी को ये फिल्म जिंदगी में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जिंदगी की असल सच्चाई बताती है। और जब कभी भी निराशा हो या डिप्रेसिंग फील कर रहे हो, तब तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद आपका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये एक कोरियन मास्टरपीस है। फिल्म का नाम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग और IMDb ने भी फिल्म को 8 की रेटिंग्स दी है। और सच में ये फिल्म ये रेटिंग्स पर खरी उतरती है। तो ये कहानी 5 मौसमों पर बनी है और हर मौसम की कहानी फिल्म के किरदार जूनियर मंक की जिंदगी से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत स्प्रिंग सीजन से होती है। हमें एक जंगल दिखाया जाता है और जंगल में हमें एक लेक दिखाया जाता है और इस लेक के बीचों बीच एक घर है और इस घर में एक मंक रहते हैं। मंक के साथ एक बच्चा भी रहता है और ये मंक इस बच्चे के मास्टर हैं। रोज सुबह पहले मास्टर मंक उठते हैं और उठते ही वो प्रे करते हैं और फिर वो जूनियर मंक को भी उठाते हैं और फिर जूनियर मंक भी उठकर प्रे करता है। इनके घर में एक दरवाजा है, मगर इस दरवाजे की खास बात यह है कि इस दरवाजे के दोनों तरफ कोई दीवार नहीं है, मगर फिर भी वहां दरवाजा लगाया गया है और ये दोनों मंक उस दरवाजे को खोलकर ही अंदर बाहर आते जाते हैं और इस नियम को वो कभी नहीं तोड़ते हैं। ये प्रक्रिया हमें नियमों का पालन करना सिखाती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इनके पास एक नाव है जिसके जरिए ये झील के किनारे पर जाते हैं और सबसे अहम बात यह है कि किनारे पर भी एक दरवाजा है और ये भी ठीक घर के दरवाजे जैसा ही है और इसके अगल बगल भी कोई दीवार नहीं है और इसे भी नियम अनुसार खोलकर ही दोनों मंक बाहर निकलते हैं। जिसके बाद हमें जूनियर मंक को जंगल में कुछ औषधियां चुनते दिखाया जाता है। तभी वहां एक सांप भी आ जाता है और जिसे जूनियर मंक बिना डरे ही उठाकर दूर फेंक देता है। अब जूनियर मंक जो औषधियां बटोर कर लाया था वो मास्टर को दिखाता है। ये सारी औषधियां एक जैसी ही दिखाई दे रही थीं, मगर मास्टर जूनियर को बताते हैं कि ये दोनों औषधियां अलग हैं। एक में जीवन तो दूसरे में मौत यानी कि जहर है। और फिर वो दोनों में अंतर भी समझाते हैं ताकि अगली बार जूनियर सही सही पत्ते चुनकर लाए। अगले दिन जूनियर जंगल में खेलता दिखता है और वहां वो एक मछली पकड़ लेता है और उसे एक पत्थर से बांधकर छोड़ देता है। उसके बाद वो ऐसे ही एक मेंढक के साथ भी करता है और फिर एक सांप के साथ भी वो यही करता है और सबको वो पत्थर से बांधकर छोड़ देता है। और ऐसा करके जूनियर को बहुत मजा आता है और वो बहुत खुश होता है। दूर से ही मास्टर ये सब देख रहे थे, मगर वो जूनियर को उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहते। मगर रात में जब जूनियर सो जाता है तब मास्टर एक पत्थर उसकी पीठ पर बांध देते हैं, यानी कि वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि जूनियर ने उन जीवों के साथ करा था, ताकि वो उनका दर्द खुद महसूस कर सके। अगली सुबह जब छोटे मंक सो के उठता है तो वो पत्थर देख मास्टर से पूछता है कि उसे पत्थर से क्यों बांधा है। तब मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने भी तो कल मछली, मेंढक और सांप को ऐसे ही बांधा था ना। सोचो, जो दर्द तुम्हें हो रहा है ऐसा ही दर्द उन्हें भी हुआ होगा और हो सकता है कि वो ये दर्द सहन भी ना कर पाए हों। तो तुरंत जाओ और पहले उन जीवों को इस दर्द से मुक्त करो, उसके बाद ही तुम्हारे पीठ का ये पत्थर हटेगा। जिसके बाद लिटिल मंक जंगल की तरफ चला जाता है और वहां पानी में वो उसी मछली को ढूंढता है जिसे उसने धागे से बांध दिया था। और कुछ देर ढूंढने पर उसे वो मछली मिल जाती है और वो उसे आजाद कर देता है। मगर अफसोस कि वो मछली अब मर चुकी थी। ये देखकर जूनियर मंक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो उदास हो जाता है। जिसके बाद वो उस मेंढक के पास जाता है। ये मेंढक अभी जिंदा था और वो तुरंत ही उसे आजाद कर देता है। अब भी दूर से ही मास्टर उसे देख रहे थे। जिसके बाद अब जूनियर सांप के पास जाता है, मगर अफसोस कि वो सांप भी अब तक तड़प कर मर चुका था। ये वाक्य जूनियर को बुरी तरह से झंझोर कर रख देता है। जिसके बाद वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे पहली बार आज दूसरे जीवों के दर्द, तड़प और जिंदगी की कीमत का एहसास हुआ था। वो वहां बहुत देर तक रोता ही रहता है और दूर से मास्टर उसे देखते रहते हैं और वो पास जाकर उसे चुप भी नहीं कराते हैं, क्योंकि ये सीख उस नन्हे मंक के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे वो दयालु और मजबूत बनेगा। जिसके बाद कुछ वर्ष गुजरते हैं और अभी समर सीजन आता है और जूनियर मंक भी अब बड़ा हो चुका है और वो अब 16 वर्ष का हो चुका है। ये उम्र उसे कुछ नई अनुभूतियां देती है, जिनमें से ही एक है वासना, जो अब उसके मन में घर करती है और उसे सहवास की अनुभूति होती है। ये अनुभूति तब पनपती है जब वो सांपों के एक जोड़े को सहवास करते देखता है। तब उसको कुछ नई उत्सुकताएं और इच्छाएं घेरती हैं। तभी एक दिन एक औरत और उनकी बेटी जंगल में मास्टर के पास मठ में आते हैं। दरअसल उनकी बेटी एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी
और वो बड़ी उम्मीद लेकर मास्टर के पास आए थे, जिसके बाद वो एक पूरा दिन मास्टर के साथ ही रहते हैं ताकि वो लड़की की बीमारी को समझ सके। और फिर अगले दिन मास्टर लड़की की मां को बताते हैं कि लड़की की अंतरात्मा अशांत और बेचैन है और उसे शांति मिलते ही शरीर की बीमारी अपने आप ही चली जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि इलाज के लिए उन्हें कुछ वक्त लड़की को यहीं छोड़ना होगा। लड़की की मां मास्टर की बात मान लेती है और लड़की को वो कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़कर चली जाती है। इस लड़की का नाम किम है और वो सच में काफी उदास थी और बरसात में अकेले बैठे भीग रही थी। जूनियर इस जंगल में ही पला बड़ा हुआ है, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में आज पहली बार लड़की देखी थी और इसीलिए वो उसके प्रति आकर्षित होता चला जाता है। और फिर जब किम कपड़े बदल रही थी तभी वहां जूनियर आ जाता है और उसे ऐसी हालत में देख लेता है और डर के वहां से चला जाता है, जिसके बाद किम सो जाती है। और कुछ देर बाद जूनियर जब फिर वापस आता है तो उसे ऐसे सोते देख वो उसे चादर उड़ा देता है और उसे बैठकर निहारने लगता है और फिर वो उसे छू कर देखने लगता है। मगर तभी किम की नींद खुल जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। जूनियर घबरा जाता है और हाथ जोड़कर बुद्धा से माफी मांगने लगता है। तब किम समझ जाती है कि ये सब जूनियर से अनजाने में हुआ और वो उसे सांत्वना देने लगती है। तभी वहां मास्टर भी आ जाते हैं और किम बाहर चली जाती है। अगले दिन जूनियर जंगल की तरफ जा रहा था, तभी वो किम को भी साथ आने के लिए पूछता है और किम उसके साथ चले जाती है। जंगल में बहते पानी में किम को मछलियां नजर आती हैं और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी जूनियर पानी में डुबकी लगाकर एक मछली पकड़कर किम के हाथ में देता है, जिसके बाद फिर जूनियर अपना कंट्रोल खो देता है और वो किम को छूने लगता है, मगर किम उसे धक्का देके वहां से चले जाती है। अगले दिन मास्टर कुछ जड़ी बूटियों का रस निकलवाते हैं और वो रस वो किम को पीने को देते हैं। ये काफी कड़वा काढ़ा था, लेकिन किम किसी तरह से इसे पी लेती है। अगले दिन जूनियर फिर किम को साथ जंगल ले जाता है और अब की बार किम भी जूनियर के काफी नजदीक आ जाती है और वो दोनों जंगल में ही इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद रात में किम को देखकर फिर एक बार जूनियर उसकी तरफ जाता है और इस बार वो दरवाजे से न जाकर सीधा ही निकल जाता है और किम के अट्रैक्शन में वो मास्टर का दरवाजे से जाने का नियम तक तोड़ देता है और फिर वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं और रात में वो दोनों बाहर नाव में जाकर फिर एक बार इंटीमेट होते हैं और वहीं उनकी नींद लग जाती है। अब अगली सुबह जब मास्टर उठकर आते हैं तो वो उन दोनों को इस हालत में साथ देख लेते हैं, मगर मास्टर उन्हें कुछ भी नहीं कहते और नाव की नाली खोलकर वहां से चले जाते हैं और फिर नाव में पानी भरने लगता है, जिससे दोनों की नींद खुल जाती है और वो घबरा जाते हैं। जूनियर समझ गया था कि मास्टर ने उन्हें देख लिया है, जिसके बाद वो मास्टर से अपने के लिए माफी मांगता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि मास्टर उनसे नाराज थे ही नहीं और वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो प्रकृति है और ये सब होना भी स्वाभाविक है। मगर अब किम की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो मास्टर उसे वापस जाने को कहते हैं। तब जूनियर मास्टर को ऐसा न करने को कहता है, मगर मास्टर जूनियर से कहते हैं कि वासना स्वामित्व को जन्म देती है और स्वामित्व की लालसा में आदमी खूनी बन जाता है। मास्टर के कहे इन शब्दों को अभी जूनियर नहीं समझ पाता है, लेकिन कहानी में आगे चल के ये शब्दों का अर्थ हम बेहतर तरह से समझ सकेंगे। जिसके बाद किम को वहां से जाना पड़ता है, मगर किम के जाने का गम जूनियर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अगली सुबह गौतम बुद्ध की मूर्ति उठाकर एक बैग में रखता है और वहां से जाने लगता है। हालांकि मास्टर भी उस वक्त जागे हुए थे, मगर मास्टर जूनियर को नहीं रोकते हैं और जूनियर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब कई साल गुजर जाते हैं और अब फिल्म का अगला भाग शुरू होता है और अब पतझड़ का मौसम है। मास्टर अब बूढ़े हो गए हैं और बिल्कुल अकेले हैं और एक दिन मास्टर खाने का कुछ सामान लेके आते हैं और उसमें लिपटा न्यूज़पेपर देखते हैं, जिसमें न्यूज़ थी कि एक आदमी ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है और फरार हो गया है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जूनियर ही था। जिसके बाद अब जूनियर वापस आ जाता है और अब वो 30 साल का नौजवान बन चुका है। मास्टर उसे दूर से ही देख लेते हैं और साथ ले आते हैं, मगर जूनियर इतने सालों में अब पूरी तरह से बदल गया था। शायद ये बदलाव उसमें इसीलिए आया था क्योंकि उसने अब बाहर की दुनिया देख ली थी। वो अब बात बात में गुस्सा करने लगा था और उसे बहुत गुस्सा आने लगा था और वो मास्टर को बताता है कि किम ने उसे धोखा दिया और वो किसी और आदमी से प्यार करने लगी थी, जबकि वो उसे कितना प्यार करता था और यही उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने किम को जान से मार दिया। तब मास्टर शांत मन से उसे कहते हैं कि जो लालसा तुम्हें खींच ले गई वो किसी और को भी तो खींच सकती है। जो तुम्हें प्रिय हो सकता है वो किसी और को भी प्रिय हो सकता है और यही दुनिया है। मगर जूनियर अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था। जिसके बाद जूनियर बुद्ध की मूर्ति जो वो साथ ले गया था वो वापस उसकी जगह पर रख देता है। मगर मास्टर अब इस बात पर गौर करते हैं
कि जूनियर अंदर ही अंदर तड़प रहा है और उसका मन बहुत अशांत हो चुका है और अब उसका उसके मन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। और फिर एक दिन जूनियर उनकी रीति के अनुसार अपनी जान देने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहां मास्टर आ जाते हैं और जूनियर को वो बहुत मारते हैं और मार मार कर वो उसे फिर एक रस्सी पर बांधकर लटका देते हैं, क्योंकि अब यही रास्ता बचा था उसे शांत करने का। और फिर मास्टर स्याही से जमीन पर अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं और कई घंटों तक वो लिखते ही रहते हैं, जिसके बाद वो जूनियर को एक काम देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसे तुम चाकू से गोद कर छील दो। और मास्टर की बात मानकर जूनियर ये काम करने लगता है। मास्टर ने जूनियर को ये काम इसीलिए दिया था ताकि इससे उसके अंदर का सारा गुस्सा शांत हो जाए और उसका बेचैन आत्म मन शांत हो जाए। जिसके कुछ देर बाद वहां दो पुलिस वाले आते हैं जो जूनियर को पकड़ने वहां आए थे, क्योंकि जूनियर अपनी ही पत्नी का खून करके जो भागा था। मास्टर उन पुलिस ऑफिसर्स को वहां आने देते हैं, मगर वो उन्हें इंतजार करने को कहते हैं, क्योंकि अभी जूनियर को उन्होंने कुछ काम दिया था और वो कहते हैं कि जब ये काम खत्म हो जाए तब तुम इसे यहां से ले जाना। ऑफिसर्स मास्टर से पूछते हैं कि ये क्या काम है। तब मास्टर उन्हें बताते हैं ये एक सूत्र है जिसे करने से अंतर मन की शांति वापस लौट आती है। ऑफिसर्स मास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात मान लेते हैं और पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा ये काम खत्म होने में। तब मास्टर कहते हैं कि इसमें 1 दिन लग सकता है। और फिर ऑफिसर्स वहीं बैठ जाते हैं और जूनियर के काम खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। और ऐसे ही अब रात हो जाती है और सभी की नींद लग जाती है और काम करते करते अब थक कर जूनियर भी सो जाता है। सुबह जब सब उठते हैं तब मास्टर कुछ फूलों से रंग बनाते हैं और जो जूनियर ने चाकू से छीला था इस पर वो रंग करने लगते हैं। और अब इस काम में पुलिस ऑफिसर्स भी मास्टर की मदद करते हैं और वो भी कलर करने लगते हैं और देखते ही देखते वो जल्द ही पूरे फ्लोर पर कलर कर देते हैं। और ये काम करके उन पुलिस ऑफिसर्स को भी बहुत अच्छा लगता है और उनका भी मन शायद कुछ हद तक अशांत था, मगर वो भी अब शांत हो जाते हैं और पीस ऑफ माइंड फील करते हैं। जब जूनियर सोकर उठता है तब वो देखता है कि जो सब उसने खोदा था वो सब अब रंगों से भर चुका है और पूरा फर्श अब बहुत सुंदर लग रहा है। सच में ये काम करके जूनियर अब बहुत शांत हो चुका था और उसका पश्चाताप हो गया था, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स जूनियर को अपने साथ ले जाते हैं। मगर जूनियर ने मास्टर को आखिरी गुड बाय नहीं कहा था और मास्टर जूनियर की ओर टकटकी लगाए देखते ही रहते हैं कि वो पलटकर एक बार उन्हें आंखों में ही सही मगर आखिरी अलविदा कह दे। यहाँ मास्टर ये बात जानते थे कि जूनियर से ये उनकी आखिरी मुलाकात है और इसके बाद वो शायद कभी नहीं मिल सकेंगे, इसीलिए वो उसकी ओर उम्मीद से एकटक देख रहे थे। तभी अचानक से वहां एक चमत्कार सा होता है और उनकी नाव वहीं रुक जाती है। वो पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं कि वो नाव को आगे बढ़ाएं, लेकिन नाव जरा भी नहीं हिलती है। और तब जूनियर उसके मास्टर की ओर हैरानी से देखता है और फिर वो उन्हें आखिरी अलविदा करता है और अलविदा करते ही अपने आप ही वो नाव फिर एक बार चल पड़ती है। और फिर उनके किनारे तक पहुंचने के बाद किनारे का दरवाजा खुद ब खुद बंद भी हो जाता है और फिर वो नाव वापस मास्टर के पास लौट आती है। शायद इसीलिए ये मंक एक सर्वश्रेष्ठ मास्टर हैं, जिन्होंने पहले ही जूनियर को कहा था कि लालसा खून का कारण बनती है। और फिर वही सब हुआ और अब जूनियर को उसी जुर्म के चलते जेल हो जाती है। और फिर कुछ समय बाद मास्टर बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और अपनी रीति के अनुसार अपनी देह त्याग देते हैं। जिसके करीब 10 साल बाद जूनियर अपनी सजा पूरी करके वापस लौटता है और अब सर्दी यानी कि विंटर सीजन है और ठंड के कारण उस झील का पानी अब पूरी तरह से जम चुका है। जूनियर मठ में जाता है और अपने मास्टर की रीति आगे बढ़ाता है। वो मोमबत्ती जलाकर फिर एक बार पूजा करता है और फिर झील की बर्फ तोड़कर वो अपने गुरु यानी कि मास्टर की अस्थियां निकालता है और फिर वो जमी बर्फ में नक्काशी करके बुद्ध की एक मूर्ति बनाता है और उसमें अपने मास्टर की अस्थियां लगा देता है। जिसके बाद पानी लेने के लिए वो झील में एक गड्ढा बनाता है और उसमें से पानी लेकर वो मुंह हाथ धोता है और फिर अंदर जाकर अपने मास्टर की दराज में से एक किताब निकालता है। इस किताब में योग, ध्यान और साधना के तरीके हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी साधना शुरू करता है और वो कई दिनों और महीनों तक ये साधना करता रहता है। तभी एक दिन एक औरत मठ में आती है। उसके साथ एक लड़का यानी कि उसका बच्चा भी होता है। इस औरत ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा था। ये औरत बहुत रो रही थी और फिर देर रात वो अपना बच्चा छोड़कर वहां से जा रही थी, मगर दुर्भाग्य से वो झील में जूनियर के खोदे गड्ढे में गिरकर पानी में चली जाती है और मर जाती है। अब सुबह होती है और वो बच्चा भी बहुत रो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर जूनियर वहां आता है और वो बच्चे को गोद में उठा लेता है और फिर वो झील में देखता है
तो उसे समझ आता है कि वो औरत उसके अंदर गिर गई है और वो उसे बाहर निकालता है। मगर अफसोस कि वो औरत मर चुकी थी, जिसके बाद जूनियर आत्मग्लानि से भर जाता है और फिर वो अपनी पीठ पर रस्सी से एक भारी पत्थर बांधता है और हाथ में बुद्ध की मूर्ति उठाकर चलना शुरू करता है। वो बहुत देर तक चलता है। वो बर्फ, पहाड़, चट्टाने चढ़ता है और चलता ही चला जाता है और खुद को बहुत दर्द और पीड़ा देता है। वो खुद को ये दर्द देकर वो जीवन में की सभी गलतियों की माफी मांगता है। इस वक्त जब वो चल रहा था तब फिल्म के पिछले कई सीन यानी कि जूनियर के सभी पाप दिखाए जाते हैं, जिसका ही वो पश्चाताप कर रहा था। और फिर वो चलते हुए वहां की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और बुद्ध की मूर्ति को वहीं रख देता है और वहां से झील में बने अपने मठ को देखता है जो वहां से कोसों दूर था। जिसके बाद अब कई साल गुजर जाते हैं और वापस से अब स्प्रिंग यानी कि वही सीजन आता है जो जूनियर के बचपन के वक्त में था और झील के किनारे का दरवाजा एक दिन अपने आप ही चमत्कार से खुल जाता है, जिसका अर्थ ये था कि अब जूनियर सीनियर बन चुका है और उसके साथ जो बच्चा था वो अब जूनियर है और वो भी वही सारी गलतियां उसके बचपन में करता है जो कभी उसके मास्टर ने भी करी थी। ये फिल्म एक बहुत गहरी सीख देती है कि ये जीवन एक चक्र है। जो आज हम जी रहे हैं वो सब हमारे बड़े बुजुर्ग कभी जी चुके हैं और उनकी दी सीख हमारे जीवन को संवार सकती है। साथ ही फिल्म ये भी दर्शाती है कि गलती करके ही हम सीखते हैं, मगर सबके पास गलतियां सुधारने वाला गुरु नहीं होता और अगर आपके पास वो है तो उसकी इज्जत करिए, उसे सम्मान दीजिए। और आज के समय में वो गुरु कोई भी हो सकता है। जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो गुरु है, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन, दोस्त, कोई भी सबको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, बस क्योंकि आप जो देंगे वही सब आपके पास लौटेगा। ये जीवन एक चक्र है और यही जीवन की सच्चाई है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।